मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद रखना, यूं सांसें लेकर चले जाना, जीना नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐशमित अरोड़ा और आप देख रहे हैं अर्श टीवी। दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका एक हमारे बहुत ही खास शो में, द रियल हीरोज। और रियल हीरोज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल हीरोज वो होते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो। इसी लड़ी में आज के हमारे रियल हीरो हैं मिस्टर विकास लूथरा जी। विकास लूथरा जी को ट्राई सिटी में, दुनिया में लोग मोगली के नाम से जानते हैं। तो वेलकम करते हैं विकास लूथरा जी का। हेलो सर, नमस्ते। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं अर्श टीवी की पूरी टीम का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद आप और भी ऐसे लोगों को जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिलेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। फॉरएवर फ्रेंड्स जो आपकी जो फाउंडेशन है, ये एनजीओ है या कुछ और है, या किस टाइप की ये संस्था है? तो ये सवाल बहुत बारी लोगों ने मेरे से पूछा है, और ये सवाल हमेशा सवालों के घेरे में भी रहा है। फॉरएवर फ्रेंड फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है, यानी कि एक कारपोरेट के अंडर हमने इसको रजिस्टर किया है। और ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम कोई पैसा निकालते नहीं है। सिर्फ जो हमारे बेनिफिशरीज है वहाँ तक जो भी इसमें लाया हुआ पैसा है वहाँ तक जाता है। अच्छी बात ये है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें ऑडिटिंग पॉसिबल है, जबकि एनजीओ में आप देखते हैं ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखी जा सकती हैं, सारे कंप्लायंसेस मेंटेन किए जा सकते हैं। अदरवाइज जब हम इसको एनजीओ से कंपेयर करते हैं और हम खुद देखते हैं कि कितने सारे एनजीओज, मैं नहीं कहता कि सारे एनजीओज, बट मैक्सिमम एनजीओज करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। तो मैंने थोड़ा सा जब रिसर्च किया, मुझे पता चला कि इस तरह से भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसके कंप्लेंट से ज़्यादा होने के कारण इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, और हमने 2017 में इसको सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराया। फॉरएवर फ्रेंड फाउंडेशन अब एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसमें हम लोग ये सारा कुछ करते हैं। और ये इसके अलग अलग विंग्स हैं, मतलब एनिमल केयर अलग है, फिर जो हम अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काम करते हैं उसका अलग विंग है, उसके अलावा हम लोग ग्रीनरी के लिए काम करते हैं उसका अलग विंग है। दूसरे एनजीओज भी हमसे जो सपोर्ट लेते हैं उसके लिए भी हमने इसमें मैकेनिज्म बनाया हुआ है। बहुत सारे एनजीओज हमसे हेल्प लेते हैं, उसके लिए भी अलग से मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप लोग सेक्शन 8 के अंडर इसको वो करते, तो सेक्शन 8 के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता है। लोग एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक एनजीओ की नज़र से देखते हैं कि एनजीओ, जैसे आपने बताया कि आप लोग एनजीओ नहीं है। तो सेक्शन 8 के बारे में आप लोगों को एक क्लियरली थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि क्या होता है और इसमें क्या, उससे डिफरेंस क्या है। एनजीओ के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस नहीं होते, ऑडिटिंग नहीं होती, जबकि सेक्शन 8 में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। हमारे को सीए रखना होता है, हमारे को सीएसवी रखना होता है, कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए इसके अंदर, और हर 3 महीने के अंदर हमारे सारे कंप्लायंसेस पूरे होते हैं। हमारी ऑडिटिंग भी रेगुलर होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में, जिसका मतलब है कि एक भी पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। विकास जी, जैसे आपने बताया कि नॉन प्रॉफिटेबल ये है, तो आपको फिर फंडिंग कहाँ से आती है? आप कैसे इसको रन करते हैं? जो आप जो करते हैं, पहले तो ये बताएं कि आपकी एनजीओ करती क्या, आपकी ये जो फाउंडेशन है, आपकी जो कंपनी जो आप बता रहे हैं। हमारी जो ये फाउंडेशन है फॉरएवर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स पे काम करती है। हालांकि इसका जो कोर है वो एनिमल वेलफेयर है। हम लोग मोस्टली जानवरों के लिए काम करते हैं। जानवर जब उनको चोट लगती है, इंजरीज होती हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पहुँचकर उनको जो मेडिकल हेल्प जिस तरह की चाहिए होती है तो वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम जानवरों के लिए लीगल लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, यानी कि अगर कहीं पर क्वालिटी हुई है, जैसे आप देखेंगे जो एनजीओ क्या करते हैं, एनजीओ हमेशा एक एफआईआर या डीडीआर लॉन्च करा के अगले दिन मीडिया में आ जाते हैं, और उसके बाद में क्लैपिंग्स होती है, अपने आप को शाबाशी देते हैं और वापस चले जाते हैं। बट हमारे केस में ये एक कदम आगे है। हम लोग जितने भी क्वालिटी केस लेते हैं वो कोर्ट में लड़ते हैं, और इस जोन के अंदर ना सिर्फ हम अपने पास रिपोर्ट हुए केस, बल्कि जो दूसरे एनजीओ के पास केस रिपोर्ट होते हैं वो भी हमारे से अगर मदद मांगती हैं तो उनको भी हम लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ऑन बोर्ड एडवोकेट्स हैं जो ये सारा प्रोसेस कराते हैं। तो लूथरा जी, अब तक आप कितने एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुके हैं और क्या उसका आपको रहता है रिजल्ट, क्या मिला है अब तक, जो उनकी रिकवरी है या जो भी उनका आगे अडोप्शन का है? देखो, हमारा जो अडॉप्शन प्रोग्राम है नॉर्थ इंडिया का सबसे अडॉप्शन प्रोग्राम माना जाता है पूरे उत्तर भारत का। और बहुत सारे एनजीओज जो है हमारे से अडॉप्शन में मदद लेते हैं, बहुत सारे एनजीओज हमारे से रेस्क्यूज़ में हेल्प लेते हैं। बड़े एनजीओज जिनका नाम मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, उनको बुरा लगेगा, बट बहुत सारे एनजीओज हमारे से मदद लेते हैं लगातार। हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये शेल्टर्स को सपोर्ट नहीं करता, वी डोंट हैव एनी शेल्टर, बट
हमारे पास में इस जोन की लार्जेस्ट फॉस्टर चेन है। अगर आप कभी मेरे घर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं हमेशा। जब भी आप एक हफ्ते बाद आएंगे फिर से आपको अलग एनिमल्स दिखाई देंगे। तो ऐसे ही हमारी जो पूरी फॉस्टर चेन है उसमें जितने भी जो एनिमल्स है जिनका एक्सीडेंट होता है, हम उनको लोगों के घरों के अंदर फॉस्टर कराते हैं। जो फॉस्टर चेन है हमारी अभी तकरीबन 450-500 लोगों के आसपास है। तो ये सब लोग ऑन एन एवरेज 1 या 2 एनिमल्स रखते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि पर्सनलाइज केयर मिलती है हर एक एनिमल को। अगर हम पर्सनलाइज केयर देना शुरू करें तो एनिमल्स की रिकवरी बहुत आसान है, बहुत जल्दी होती है और आप उनको वापस उनके हैबिटेट में रिलीज़ कर सकते हो। जो एनिमल्स रिलीज़ करने के लायक नहीं होते उनको फॉस्टरिंग के लिए भेजा जाता है। जो फॉस्टरिंग में भी नहीं जाते या जो अडॉप्शन में भी नहीं जाते, फिर उनके लिए परमानेंट जगह ढूंढी जाती है, जिसको हम सेंचुरी, जिसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं, जो फ्री रोमिंग एनिमल जिनके कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। जी जी सर, ऐसा कि अगर कोई ऐसा एनिमल आ जाए, मानो कि कोई हैंडीकैप्ड है या उसकी एक लात नहीं है, एनिमल भी बड़ा है और उसको एज ए पेट भी कोई नहीं रख सकता, तो फिर उसका आप लोग क्या करते हैं आगे, उसको क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत बड़ी फॉस्टर चेन है। मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे एनिमल्स की आपने बात की, तो गांव में भी कुछ लोग हैं। जैसे अभी हमारे पास कुछ 3 घोड़े हैं, हैंडीकैप्ड हैं, रखे हुए हैं हमने जी। तो ये सब हमारी फॉस्टर चेन में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था इसमें कि विदाउट फंडिंग, जैसे आप बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल है, अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपको वहाँ से कहीं से कोई वो नहीं है कि आप किसी से पैसा नहीं लेते कुछ करने का, या जो भी आप एनिमल्स के लिए करते हैं, तो फिर कैसे इसको रन करते हैं और कितने मेंबर आपके इसमें इन्वॉल्व है इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? तो एक तो नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब होता है कि हमारी पॉकेट में कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा। दूसरी जो बात है, अभी तक मेरी फैमिली मेरे को फंड करती रही है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो साथ खड़े रहे हैं, जो एसोसिएट हैं हमारे साथ में, वो लोग सपोर्ट करते रहे हैं फाइनेंशियली। और ऐसा नहीं है कि हमने डोनेशन नहीं लिया, ये गलत बात होगी, ये उन लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है। डेफिनेटली लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे को, ट्राई सिटी से और अक्रॉस इंडिया इनफैक्ट हमें लोगों ने सपोर्ट किया है। तो हमने डोनेशन लिया भी है और हम डोनेशन आगे के लिए जो अभी एम्बुलेंस सर्विस हम लॉन्च करने वाले हैं उसके लिए भी मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि हम हर एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं। हमारी सारी की सारी ऑडिटिंग होती है, कंप्लायंसेस है, सब कुछ है। तो ये एक बड़ी बात है हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। जैसे मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई पीजीआई में जॉब करता है, कोई आईएएस ऑफिसर है। तो इस तरह के सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। हम लोग मोस्टली स्किल डोनेशंस की भी बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एडवोकेट्स, तो जो ये एडवोकेट्स हैं मेरे साथ में, मैं इनको पे नहीं कर रहा, ये सब लोग अपनी स्किल्स डोनेट कर रहे हैं इस तरह के केसेस लड़ने के लिए। ऐसे ही और प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी अपनी स्किल्स हमारे यहाँ डोनेट करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो जिस तरह से इवॉल्व हुई है, ये बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट आइडिया था, पूरी तरह से डिफरेंट तरीके थे जैसे हम इसको लेके आए, पूरी तरह से अलग चीज़ें इसने निकाल के रखी हैं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट मेजरमेंट की, कि हमने समाज के ऊपर क्या कोई बदलाव लाए हैं या नहीं लाए, जिसके ऊपर आमतौर पे दूसरी संस्थाएं बात नहीं करती, तो हम उन बदलावों के ऊपर बहुत बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जब से हमने शुरू किया है, ये इम्पैक्ट है, ये उसके रिजल्ट्स हैं, ये उसके लिए जो हमने पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट किया है वो ये है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं इंटरनल, उन सब चीज़ों के अंदर आती है। और अगले 15 to 20 डेज़ के अंदर हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे और ट्रांसपेरेंट हमने चीज़ों को कर दिया। हमारी अडॉप्शंस कैसे हो रही है, कहाँ हो रही हैं, कितने एनिमल्स को हमने रेस्क्यू किया, कहाँ वो एनिमल्स रहते हैं, कहाँ जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, ये सब चीज़ें हम उसमें पब्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपके मन में कब आया कि मुझे यही करना है? मतलब जैसे आपने बताया कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा ये अपना बिजनेस है, और बाकी भी आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। मैं आपको इसमें 2 कहानियाँ सुनाऊंगा छोटी छोटी। एक मेरा पहला रेस्क्यू और एक मेरा टर्निंग पॉइंट, जिसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। तो पहला रेस्क्यू है शायद मेरा 6-7 साल की उम्र में था, जब मैंने एक बुचर को अपने घर के पास से एक बकरी के बच्चे को ले जाते देखा और मैंने अपने पापा से जिद की कि मुझे इसको छुड़वाना है। उन्होंने उसको पैसे दिए और वो बकरी का बच्चा हमारे पास 3 साल तक रहा। ये मेरा पहला रेस्क्यू था। और उसके अलावा आज से कुछ
शायद 17-18 साल पहले जब मैंने नॉनवेज छोड़ा। मैं रेगुलरली चिकन खाने जाता था, रेगुलरली मतलब। और एक बारी जब मैं ये चिकन शॉप पे था, जो एक घर था, वहाँ पर कुछ लोग थे जो देसी स्टाइल में चिकन बनाते थे, और उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा कि इशारा करके कि कौन सा वाला मुर्गी। तो वो आखिरी दिन था। उस दिन के बाद में मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। जब मैंने उस मुर्गी की आंखों में देखा जिसको वो उठा के काटने वाले थे मेरे कहने से, जिसकी तरफ मैंने इशारा करना था, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था नॉनवेज खाने का। मुझे ये लगता है जब हम सोच लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि ये कमोडिटी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल है, और जैसे ही वो इंडिविजुअल हमारे साथ कनेक्ट होता है, चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम समाज की ये है कि हम सब अभी तक एनिमल्स को कमोडिटी समझते आ रहे हैं। इनको इंडिविजुअल समझा ही नहीं जाता। उनको जिस तरह से कैरी किया जाता है, जिस तरह से उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से उनको रखा जाता है, ये सब चीज़ें ऐसे जैसे आप घर के अंदर टेबल, कुर्सी, मेज़, बल्ब, पंखा रखते हो। आप कभी भी उस चलने वाले, बोलने वाले जीव से इंडिविजुअल की तरह बात ही नहीं करना चाहते, और इसीलिए आप उस क्राइम का हिस्सा बन जाते हो जिसके अंदर एक हत्या इन्वॉल्व है। तो सर, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई कभी सपोर्ट मिला हो कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं और आपको कुछ उसका बेनिफिट मिला हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली हो? गवर्नमेंट की तरफ से आज तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, और शायद मैंने कभी मांगा भी नहीं है। इसका रीज़न क्या है सर, क्यों नहीं किया आपको? क्या आपको ज़रूरत नहीं लगती कि मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहता। मेरे को लगता है कि जब एनिमल्स के लिए अपने कुछ काम करना होता है तो बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है, और वो बहुत इमीडिएट चाहिए होता है। जब हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो मोस्टली होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उलझ के रह जाते हैं, बहुत सारे नई चीज़ें फाइट करने के लिए आ जाती हैं। तो मेरे को लगा नहीं कभी भी ऐसा कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं और किस तरह की मदद की उम्मीद करूं उनसे। क्या इसके पीछे कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, या कुछ आपका पर्सनल है कि मैंने खुद ही अपने तरफ से करना है, मैंने गवर्नमेंट से हेल्प लेनी नहीं है, या मैं उस झंझट में नहीं, उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता कि वो ऐसा कुछ मुझे करना है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात डेफिनेटली हो सकती है, मैं इसको डिनाई भी नहीं करूँगा। क्योंकि जब लोग ये भी बोलते हैं कि आप सेवा कर रहे हो, तभी मैं यही कहता हूँ कि मुझे इससे किक मिलती है। तभी मैं ये कहता हूँ कि जैसे किसी को शराब पीने से किक मिलती है, किसी को तेज़ गाड़ी चलाने से किक मिलती है, मुझे इससे किक मिलती है। तो हो सकता है आपकी बात सही है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, और मुझे जो करना है मैंने वो करना है। एनिमल्स को हेल्प अगर पहुँचेगी मेरी तरफ से तो वो जरूर पहुँचेगी। सर, अगर फाइनेंशियली कल को आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मानता हूँ कि आती भी होगी, अभी भी आ रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा एक प्रोग्राम चलाना कोई इजी टास्क नहीं है। जैसे आपने पीछे बताया कि आप एक एम्बुलेंस भी आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए भी आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, तो मंथली उसका एक खर्चा भी होगा, लंबा चौड़ा खर्चा होगा जो आप, है ना? तो वो कैसे आप करेंगे फिर उसको, अगर आपको प्रॉब्लम आती है आगे जाके? तो मैं कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करूँगा। मैं चाहूँगा कि चंडीगढ़ के लोग सामने आए, चंडीगढ़ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सामने आए और सपोर्ट करें उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ये कर रही है, सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव को। उसके बदले में हम लोग आपको मार्केटिंग देने को तैयार हैं, जो सिंपल प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि उस बस के ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो, जो बस 24 घंटे ट्राई सिटी में घूम रही है उस पर आपकी ब्रांडिंग हो, और उस ब्रांडिंग के थ्रू आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और हम उस बस को आराम से चला भी पाएंगे। एक सेवा का जरिया है आपका कि आपकी वो जो एम्बुलेंस है वो चलती रहे, या फिर इसमें कुछ आपका बिजनेस आइडिया, जैसे कि आपने बताया कि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो कहीं ये कुछ आपका अपना तो नहीं इसमें? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जो एनजीओज का, लोग यही समझते हैं कि पता नहीं कैसे वो बंदा बिलीव करे, जो आजकल पंजाब में आप लोग देख रहे हैं कि कोई सच्चा है, कोई झूठा है। कुछ एनजीओ सही भी काम कर रहे हैं, कुछ की अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, और आजकल बड़ा लोग भी कन्फ्यूज़न में है कि एनजीओ की हेल्प करें या ना करें, कुछ डोनेशन करें या ना करें। तो इसके ना जो आपने सवाल पूछे, इसके दो हिस्से कर लेते हैं और इसके दो हिस्सों में जवाब देते हैं जी। जो आपका दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, पंजाब में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, और डाटा के हिसाब से लगभग 95% या उससे भी ज़्यादा एनजीओ करप्ट है। एक जवाब। और यहाँ पर गलती उन एनजीओ की नहीं है, मेरे ख्याल से गलती लोगों की है जो अपना कमाया हुआ पैसा उन एनजीओ को देते हैं और इस पैसे को ट्रैक नहीं करते। यहीं पर हमारी एंट्री होती है। हम लोग सेक्शन 8 हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप उस पैसे को जो किसी को भी अगर आप दे रहे हैं उसको ट्रैक करो।
किसी भी एनजीओ का 15% से ज़्यादा एडमिन कॉस्ट नहीं होता। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ डोनेट किया है तो कम से कम वो आपको 8500 के बारे में ज़रूर बताएं कि वो उसका क्या कर रहे हैं, और ये आपका राइट भी बनता है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि बिजनेस मॉड्यूल है, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ये बिजनेस मॉड्यूल है, क्योंकि अगर हम लोगों से डोनेशन मांगे और उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिले तो हो सकता है हमें डोनेशन लेने में दिक्कत आए। पर जैसे कि सभी बड़े कारपोरेट्स को ब्रांडिंग चाहिए होती है कहीं ना कहीं पर, और अगर हम ये किसी तरीके से उनको ऑफर कर पाएँ, डेफिनेटली ये बिजनेस का विन विन सिचुएशन है हमारे लिए भी उनके लिए भी। हमारे को अगर वो फंडिंग्स आती हैं तो हम वो बस को चला पाएंगे, अच्छी तरह से चला पाएंगे, बिना रुके चला पाएंगे, और उनको अगर वो उस बस को फंडिंग देते हैं तो उनकी ब्रांडिंग उस बस के ऊपर रेगुलर चलती रहेगी, जिससे कि उनकी विजिबिलिटी उस शहर के अंदर या उस पूरे जोन के अंदर जहाँ पर वो SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल चल रहा है उनकी नज़र आती रहेगी। तो सर इसमें क्या आपका खुद का कुछ है, आपको भी कुछ इसमें से सैलरी, आपके जो वॉलंटियर्स हैं या जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, इनको भी कुछ आएगा या नहीं, मतलब ये सेवा ही रहेगी? मेरा 2 साल पहले एक इंटरव्यू था जिसके अंदर मुझसे सेम सवाल पूछा गया था, तो मैंने उनको जवाब दिया था। मतलब उन्होंने पूछा कि आप NGO चलाते हैं या कुछ और है, तो मैंने कहा था हम NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ मैं एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ कि हम LMO है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ये जो बस है जो अब हम लॉन्च करने वाले हैं, इसके अंदर लगभग 8.5 लाख अभी तक मेरे सिबलिंग्स ने दिए हैं, मेरे दोनों भाई बहनों ने दिए हैं, और 2 लाख के आसपास कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिए हैं। ये तकरीबन 15 से 17 लाख के बीच में हमारे को कॉस्ट करने वाली है। हमारे पास में जो टोटल अभी तक फंड रेज करके पैसा आया है वो 70,000 रुपीज़ है, जो हमने एक प्लेटफॉर्म यूज़ करा है। 75,000 हो गया होगा शायद आज की डेट में जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, बट अभी तक इतना ही पैसा आया है। और एक बस को चलाने के लिए ये परचेज करने की कॉस्ट है 17 लाख के आसपास, बट उसको चलाने के लिए 3-3.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास से इतना पैसा ले पाए। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कमिट किया, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने कमिट किया मुझे पैसा, बट डेफिनेटली हमारे को लोगों के पास जाना पड़ेगा। और हमारे पास फॉरएवर फ्रेंड्स के अंदर एक भी इस समय पेड वर्कर नहीं है, यानी कि हम किसी को भी पैसा नहीं दे रहे, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा खर्च कर देते हैं एनिमल्स के लिए। जी लुथरा जी, शेर खान के बारे में पूरा ट्राई सिटी जानता है, शेर खान के बारे में काफ़ी कुछ के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। शेर खान को नेशनल मीडिया ने बहुत बारी कवर किया है जी, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो शेर खान जो है हिंदुस्तान का पहला एंटरप्रेन्योर डॉग था, जो एक कंपनी को हेड करता था और दूसरी में पार्टनर, जिसमें से जो पहली कंपनी है जिसका नाम है द स्ट्रेस बस्टर्स, ये उसी का दिया हुआ आइडिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एनिमल्स को रेस्क्यू करता हूँ। इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है जो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पहले भी बोल चुका हूँ, और बहुत सारे एक किसी बड़े न्यूज़पेपर ने स्टोरी की थी जिसमें उसने लिखा था मेरे बारे में, स्ट्रे ऑफ चंडीगढ़, जो बिल्कुल सही भी है, आज भी सही है। तो जब आप एक एनिमल के साथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, और आपको रियलाइज़ होता है कि ये आपकी लाइफ में क्या करेगा। मैं काफ़ी टाइम तक घर जाना, मतलब मैंने 8-9 साल हो गए अपना घर छोड़ दिया, मैं अकेला रहता हूँ, और मैं मोस्टली घर नहीं जाता था। 18 से 20 घंटे मैं काम करता था और मुझे लगता ही नहीं था कि कोई घर पे मेरी वेट कर रहा है, तो मैं घर जाता ही नहीं था। पर जब शेर खान आया, और शेर खान की स्टोरी भी ऐसी है कि मैं चाहता नहीं था कभी भी कि शेर खान मेरे पास आए, पर डेस्टिनी ने कुछ डिसाइड किया होता है। शेर खान ने खुद डिसाइड किया, वो मेरे घर पे आ गया और फिर कभी कहीं नहीं गया। जब शेर खान मेरे घर पे आया तो मैंने रेगुलरली घर आना शुरू कर दिया, उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए वॉक पे उसको लेके जाना, और इन सारी चीज़ों के कारण मेरा भी टाइम मैनेज होने लग गया। मतलब मैं शाम को टाइम से आता था, उसके लिए खाना बनाता था, फिर अपने लिए भी खाना बना लेता था। तो इस तरह से हम लोग, मतलब मैं ये कहता हूँ कि शेर खान ने मुझे रेस्क्यू किया उस तरह की लाइफ से जब मैं लोनलीनेस में और डिप्रेशन में था। और उस टाइम पे मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कितने सारे और लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम के साथ में जी रहे होंगे, जो डिप्रेशन में है और जो अकेले हैं और जिनके लाइफ में कुछ चार्ज नहीं है, जिनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। एनिमल्स आर नॉन एंटी डिप्रेसेंट्स, ये फैक्ट है। एनिमल्स आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो जब शेर खान आया और मैंने ये सब करना शुरू किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक
ऐसा इनिशिएटिव बनाना चाहिए। जो शेर खान का आइडिया था, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात कि वो शेर खान का आइडिया था, उसने ये आइडिया मुझे बताया और हमने शुरू किया था स्ट्रेस बस्टर्स। स्ट्रेस बस्टर्स जो है वो ऐसे लोगों के पास में जो बूढ़े हो गए और अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं, या किसी भी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं, या जनरली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को विजिट करते हैं, ऐसे लोगों के पास हमने शेर खान को और उसकी एक टीम बनाई की प्रॉपर, मतलब 6 एनिमल्स थे जिसमें कुछ बिल्लियाँ थी, कुछ डॉग्स थे जो हैंडीकैप थे, सब के सब। और ये हैंडीकैप्ड इसलिए थे क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि मेरी एक उंगली कट गई, तो हम बड़ा पिटी लोगों के लिए लेके आते हैं कि अरे मेरी तो उंगली कट गई, अरे मेरा तो हाथ नहीं है। बट जब हम एनिमल्स को देखते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके किस तरह के डिसेबिलिटीज़ है। मतलब अगर किसी का पैर नहीं है, 3 पैरों पे कोई एनिमल दौड़ रहा है, तो आप उसको देखोगे वो हैप्पीली दौड़ रहा होता है। अगर किसी की एक आंख नहीं है, तो आप देखोगे वो हैप्पीली चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इंसानों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो हमने ये शुरू किया, लोगों को रियलाइज़ कराना शुरू किया कि एनिमल्स आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं और आपकी जो डिसेबिलिटीज़ है उसको लड़ने में कितनी मदद करते हैं। और ऐसे ये स्ट्रेस बस्टर शुरू हुआ। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है लेबल शेर खान। लेबल शेर खान एक फ़न के साथ शुरू हुआ। एक हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू कराया था जिसमें शेर खान बना था गुलाबो पिंक ड्रेस के साथ। और उसके बाद बहुत लोगों ने हमसे डिमांड किया, उनकी शादियां थी लोगों की, तो हमें अपने डॉग को शेरवानी पहनानी है, क्या ये पॉसिबल है? हमें अपने डॉग को डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक इंडियन ड्रेसेस पहनानी है, क्या ये पॉसिबल है? देन वी स्टार्टेड दिस लेबल शेर खान। अच्छा लुथरा जी, ये बताएं कि आपने जैसे पीछे बात करी कि आपने नॉन वेज खाना छोड़ दिया था। हाँ जी। 15 या 16 साल पहले आपने वो छोड़ दिया था। वो रीज़न तो चलो आपने ये आप बताया कि मेरी वजह से एक जानवर की जान जा रही है तो मैं ये नहीं खाऊँ। तो मोस्टली जो अपने लोग हैं खाते हैं, खाने वाले उसको सही बताते हैं, ना खाने वाले उसको पाप और पुण्य की नज़रों से वो देखते हैं। तो इसके बारे में आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू है ये कंट्रोवर्शियल एंगल की तरफ जा रहा है, बट ठीक है, अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली ये बता दूंगा कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं, अब मैं एनिमल लवर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एनिमल लवर्स और डॉग लवर्स में फ़र्क है। डॉग लवर्स डॉग को प्यार करते हैं, विच इज़ फाइन। काऊ लवर काउस के लिए काम करते हैं, विच इज़ अगेन फाइन। एनिमल लवर्स सारे जानवरों को प्यार करते हैं और वो जानवरों को नहीं खाएंगे। तो अब इसके अंदर मेरी साइड से मुझे ये लगता है कि जब हम किसी जानवर को कमोडिटी समझना बंद करते हैं और इंडिविजुअल समझना शुरू करते हैं, तो वो हमारे लिए एक इंडिविजुअल जैसे ही वो बनता है और जैसे हम उससे कनेक्ट करते हैं, उस दिन के बाद उस एनिमल्स की आपको रक्षा करनी होती है, ना कि उसको खाना होता है। दूसरी बात, एनिमल लवर्स सारे एनिमल्स में अपने दोस्त देखते हैं, सारे एनिमल्स में, यहाँ तक कि कीड़े के अंदर भी, छिपकली के अंदर भी। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने वाश बेसिन में गिरे हुए टिड्डियों को बचाया है। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन एनिमल लवर्स का मतलब है कि जो जानवरों की रक्षा करें, चाहे वो जानवर किसी भी स्पीशीज से बिलोंग करता हो। जरूरी नहीं कि वो कुत्ता या बिल्ली या बंदर होना चाहिए, वो कोई भी स्पीशीज हो सकती है, चिकन हो सकते हैं, मुर्गियाँ, भेड़, बकरी, कोई भी जानवर हो सकता है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, उसको बचाया जाना चाहिए।